आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है, ये माया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है, ये माया है। जिसके हुस्न में है जादू, जिसकी अदाकारी में है जुनून, वो परी हसीन छोड़कर ख्वाबों की जमीन उतर आई है विविध भारती के स्टूडियोज में। तभी तो यहाँ हर तरफ उसी के हुस्न का जादू है छाया। क्या करें, वो है ही ऐसी माया। तेरी नीली आंखों के भंवर बड़े हसीन है, डूब जाने दो मुझे, ये ख्वाबों की जमीन है, ये ख्वाबों की जमीन है। उठा दो अपनी पलकों को, ये पर्दा क्यों गिराया है। माया मेम साहब यानी दीपा शाही, यही हैं हमारी आज की मेहमान। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। नमस्कार। दीपा जी, मुझे लगता है शुरू से शुरू किया जाए बातचीत का सिलसिला। अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ बीता और किस तरह का वो बचपन था। मेरे फादर आर्मी में थे, मैं गलती से दुनिया में आ गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने 2-3 जो बच्चे पैदा करने थे वो कर लिए, फिर सोचा अभी पैकअप, लेकिन गलती से मैं आ गई। तो मेरे और मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स में काफ़ी एज डिफरेंस रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत अकेली थी जब मैं छोटी थी। ऑल्सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब पहला बच्चा होता है पेरेंट्स का, तो उस पर बहुत अटेंशन होती है, दूसरे पे भी होती है, उसके बाद उन्हें आदत सी लग जाती है कि चलो हो गया। तो जो सबसे छोटा होता है उसको बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ये सोच के कि छोटा है उसको क्या समझ में है। तो आपको बहुत सी चीज़ें बताई नहीं जाती। इसका मतलब आपको खुद ही जिंदगी को डिसाइफर करना पड़ता है। तो आई थिंक वो एक बहुत अहम हादसा है जिसकी वजह से शायद मैं एंटरटेनमेंट फील्ड में आई, क्योंकि मेरा पूरा बचपन जो है वो ऑब्जर्व करते हुआ गुजरा है। ये क्यों रो रहा है, ये ऐसे क्यों हंस रहा है, इसने क्यों ऐसा किया। क्योंकि आप हमेशा सोचा जाता है कि आप बहुत छोटे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको ही समझना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है। किन किन शहरों में आपका बचपन बीता, क्योंकि फौजियों के परिवार जो हैं वो बहुत ज्यादा टिकते नहीं एक शहर में। जी, तो बचपन में हम भी मैं देहरादून, अमृतसर, मेरठ, लेकिन मैं छोटी ही थी जब मेरे फादर एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली जो है वो कनाडा माइग्रेट कर गई। मैं भी गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बाहर हिंदुस्तान से रहना पसंद नहीं आया, और पहले 15 दिन में ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो लकीली हमारा खानदान जो बहुत बड़ा है, मेरे बहुत से करीब के रिलेटिव्स हैं, तो मेरे फैमिली ने मुझे फिर वापस जाना ही वाजिब समझा, क्योंकि मैं आई वाज रिफ्यूजिंग टू स्टे देयर। क्या उम्र रही होगी आपकी कि आप तय करने लगी कि नहीं? आई मीन आई वाज इन द लेटर पार्ट ऑफ माय स्कूल, तो एकदम छोटी बच्ची भी नहीं थी, लेकिन आई वाज नॉट अ ग्रोन अप आइदर, आई वाज नॉट एन एडल्ट। अपने डिसीजंस आप लेने लगी थी। वो आई थिंक मेरे मम्मी डैडी का जो एक जिंदगी का प्रिंसिपल रहा है, वो कहते हैं कि हमने बच्चे पैदा किए, उन्हें पढ़ाना या लिखाने के लिए जो भी फैसिलिटीज दी, लेकिन जिंदगी तुम्हारी है इसलिए तुम फैसला करो। तो उन्होंने कभी भी किसी भी काम में हमें मजबूर नहीं किया, हमेशा फैसला हमारे पर ही छोड़ा। आप जब ये फैसला कर रही थी कि आपको कनाडा में अपने फैमिली के साथ नहीं रहना, इंडिया लौटना है, तो ऐसा नहीं लग रहा था
कि आप अकेली पड़ जाएंगी, फैमिली से इतनी दूर जा रही हैं, कैसे नहीं, होगा? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मे बी हमारे जो रिश्तेदार हैं वो इतने सारे थे और मैं फैमिली के बहुत क्लोज हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो फैमिली नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ 18 घंटों में मैं उनके पास पहुंच सकती हूँ या वो मेरे पास आ सकते हैं, और मैं फोन पे बहुत बात करती थी उनसे, इसलिए मुझे ऐसा कभी आइसोलेशन लगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल्स के ज़माने से ही आपने अपने डिसीजन लेने खुद शुरू कर दिए थे, तब क्या ये भी डिसाइड हो गया था कि लाइफ में आगे क्या किया जाना है? जी बिल्कुल नहीं, वो शायद एक सीक्रेट डिजायर रहा था कि फिल्मों में ज्वाइन होना है, क्योंकि हमारे लिए मैं हफ्ते में 3 फिल्में किसी तरह भी देख लेती थी, कभी झूठ बोल के, कभी स्कूल बंक करके, तो फिल्म्स जो है वो जहन में हमेशा से थी जी। लेकिन जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, वहाँ ये सोचने की इजाजत नहीं थी कि आप लड़की होके फिल्में ज्वाइन करें। थिएटर तक अलाउड था, तो मेरी मदर ने एक्चुअली मुझे एक बार कटिंग दिखाया कि तुम हमेशा एंटरटेनमेंट की बात करती हो, यहाँ पे एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जिसमें थिएटर सिखाया जाता है, तो तुम्हें चाहिए तो वहाँ एडमिशन ले लो। तो उतना तक ठीक था, तो मैंने बोला नहीं, शायद वो मेरे लिए फैड है, शायद मैं सीरियस नहीं हूँ, इसलिए मैंने ही आगे नहीं बढ़ाई काफ़ी देर तक बात। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तब भी वो ठीक थे, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं फिल्में ज्वाइन करना चाहती हूँ तो घर में एकदम हंगामा हो गया। यहाँ एक गाने की गुंजाइश बन रही है, कौन सा गाना सुना जाए? एक रोमांटिक गाना मुझे याद आ रहा है, तेरा होने लगा हूँ, आतिफ असलम का। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. आज तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। बाहों में डाले बाहें बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me.
दीपा जी, आपने बताया कि आप स्कूल्स के ज़माने से हफ्ते की 3 फिल्में देखा करती थीं। जाहिर है कि ये फैमिली की इजाज़त से तो नहीं होता होगा। तो कितनी मुश्किल, क्या कहना चाहिए उसको, कि कितना स्ट्रगल था ये फिल्में देखना? एक्चुअली आर्मी में हर वेंसडे या थर्सडे को शो होते थे क्लब्स में, तो एक फिल्म तो वहां निकल एक वो हो जाती गई, थी। हाँ। एक मैं किसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी फैमिली से मजबूर करके उन्हें मुझे ले जाने पे मजबूर कर देती थी। और तीसरा जो है वहां थोड़ी बहुत चीटिंग करनी पड़ती थी। अभी जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली मेरी फैमिली लिबरल थी, बड़े फैसले छोड़ती थी मुझ पे। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल छोड़ देती थी, वो अपने ओपिनियंस बहुत जाहिर करती थी, लेकिन अंत में हम पे छोड़ देती थी। राइट, राइट। तो इसी तरह जब फिल्मों की भी बात हुई तो उन्होंने सबने नहीं ये नहीं हो सकता काइंड ऑफ ड्रामा किया, लेकिन एंड में मुझ पे छोड़ा। इसलिए मतलब मैं यहाँ हूँ। ऐसे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं था कि वहां जाना है और वहां नहीं जाना है। हाँ जी। अच्छा है। ये बताइए कि ये जो आपकी स्टडीज पूरी करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने से आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया? एक तो वहाँ पे क्राफ्ट बहुत आपका साफ हो जाता है, और मुझे एक्चुअली ये भी समझ में आया कि मेरा टेम्परामेंट जो है वो फिल्मों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। उसकी वजह से एक्चुअली एक अवेयरनेस आई कि फिल्में जो है वो सीरियसली भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि FTII में। तो क्योंकि मुझे फिल्मों से इतना लगाव था, एक समर वेकेशंस में मैंने ये फैसला किया कि मैं FTII में अप्रिसिएशन कोर्स करने जाऊंगी, जहाँ पे आपको 200 फिल्में एक साथ देखने का मौका मिलता है, उन्हें स्टडी करने का मौका मिलता है। और अगर मैं वो कोर्स करने नहीं गई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि वहीं पे मुझे एक FTI की स्टूडेंट ने एक एक्टिंग ऑफर किया और जबरदस्ती मुझसे करवाया एक्चुअली, कि कम ऑन, तुम्हारा क्या जाता है, ये एक्टिंग असाइनमेंट कर दो, तुम तो छुट्टी पे हो। और मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी, समीरा नाम था उसका। तो मैंने उसको खुश करने के लिए एक्चुअली सोचा कि हाँ मेरा कुछ नहीं जाता, मैं कर लेती हूँ। और वही जो फिल्म थी वो सारे फेस्टिवल्स में पहुंच गई और वहीं से मुझे ऑफर आने लगे। तो इन अ वे वो एक कड़ी से कड़ी जो जुड़ती गई, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। क्या NSD में जाने से पहले थिएटर से बाकायदा एक्टिव जुड़ाव था, और वो दौर कैसा था जबकि आप थिएटर कर रही थी कॉलेज? जी, जैसे मैंने कहा कि मुझे शुरू से ही ये थिएटर, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट से बहुत लगाव था। तो हमने कॉलेज में भी, स्कूल में भी, अपने स्कूल में तो मैं एक्टिंग करती थी, कॉलेज में एक ग्रुप बनाया था हमने 4-5 दोस्तों ने मिलके, जो हम खुद किसी के टेरेस पे बैठ के प्लेज रिहर्स करते थे और उनका शोज पुट अप करते थे। तो मैं एक्चुअली सच बताऊं तो कॉलेज कम जाती थी और थिएटर ज्यादा करती थी टेरेस पे। तो हमने वहाँ पे एक एक्चुअली थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हमें, तो हमने एक हयवदन गिरीश कर्नाड का टिकटेड शोज के लिए ट्राई किया, तो वो हाउसफुल हो गया। और मैं एक्चुअली वो रोल नहीं कर रही थी, मैं डायरेक्ट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। हम लोग 4 जन मिल के डायरेक्ट करते थे। लेकिन शो से बिल्कुल 2 दिन पहले वो जो लड़की पद्मिनी का किरदार निभा रही थी वो डर गई कि टिकटेड शो तो प्रोफेशनल हो गया, मैं कैसे करूंगी, और वो करने से इनकार कर दिया उसने। अब वो बहुत ही लंबा चौड़ा रोल था, तो सारे ग्रुप ने बोला कि अब तुम ही तो हो एक जो बच्ची हो जिसको ये प्ले इनसाइड आउट पता है, तो तुम्हें ये रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम टिकट तो वापस नहीं कर सकते। तो इसी तरह से वो मेरी एक्टिंग की शुरुआत होगी, क्योंकि मुझे पूरा लीड रोल करना पड़ा, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। और पता नहीं क्यों वो लोगों ने तय कर लिया कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, और उसके बाद मुझे रोल पे रोल मिलते गए। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि हयवदन का वो जो एक्सीडेंटल शो है वो बड़ा अच्छा हुआ था, काफी तारीफ मिली सच थी। बताऊं, एक्चुअली मैं लाइनें भूल गई थी। और जो उसमें प्ले में सूत्रधार थे उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, लेकिन लोग, कई बार होता है ना कि आपका वक्त सही चल रहा होता है, तो ऑडियंस ने सोचा कि हमने इम्प्रोवाइज किया है, उन्हें पता नहीं चला कि मैं डायलॉग भूल गई हूँ। तो उन्होंने और ही पेडेस्टल पे चढ़ा दिया कि कितनी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी। तो इसमें आई थिंक ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ था। क्या बात है। अब मुझे लगता है कि जो अगला गाना है उसकी तरफ बढ़ा जाए, फिर आगे की बातें की जाएंगी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान, कभी मेरे साथ कोई रात गुजर
नींद मेरी लूटे चैन मेरा, काला जादू करे लंबे बाल तेरे, आंखें झील तेरी डोरे लाल तेरे, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो, आंखें कह रही जो ना हम कहे, उसे सुन ले तू जो ना लब कहे, तू न सोया मैं न सोया, तुझे देखूआ तुझ में खोआ, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो, 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 अच्छा ये बताइए कि एनएसडी में पहुंचने और वहां से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद की लाइफ कैसी थी? कितना थिएटर उस दौरान आप कर रही थी या सीधे फिल्मों की तरफ बढ़ गई थी? जैसे मैंने कहा कि वो फिल्म किसी फेस्टिवल्स में नजर आई और एक क्रिटिक थे न्यूयॉर्क विलेज वॉइस के, उन्होंने लिख दिया कि एक्ट्रेस वाज सबलाइम, और वो क्रिटिक बम्बई के सर्कल्स में बहुत बड़े माने जाते थे। तो सबने बोला ये किसके बारे में लिखा है, ये कौन लड़की है? तो सबने वो डॉक्यूमेंट्री मंगा के देखनी चालू कर दी। फिर मुझे सडनली आउट ऑफ द ब्लू जैसे कहते हैं फोन कॉल आया मेरे डायरेक्टर को कि तुम्हारे यहाँ एक स्टूडेंट है दीपा साही जो अभी पास आउट हो रही है, उसमें गोविंद अलानी उसको रोल देना चाहते हैं। तो मुझ तक ये मैसेज पहुंचा तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो एक्ट्रेस नहीं बनना है, मुझे तो डायरेक्टर बनना है। तो हमारे डायरेक्टर बोले कि तेरा दिमाग खराब है, एंट्री कैसे मिलेगी इंडस्ट्री में, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स वहाँ नहीं है, तुम लड़की हो, तुम्हें ये मौका मिल रहा है कि इंडस्ट्री में एटलीस्ट तुम कुछ अच्छे लोगों के साथ काम करोगी, जान पहचान होगी, उसके आगे तुम फिर डायरेक्टर बन जाना जब बनना होगा। तो मैंने बोला नहीं 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 मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे कॉफी शॉप पे कहानी सुनो, ये रिटर्न टिकट है वापस आओ। मैं डरते डरते पहुंची ये तय करके कि मैं नहीं करूंगी, उनकी फोर्स करने की वजह से मैं बम्बई आई थी। लेकिन यहाँ आके जब मैं गोविंद जी से मिली तो मुझे वो बहुत नॉर्मल और अच्छे इंटेलिजेंट इंसान लगे, तो मैंने हाँ बोल दिया और बस तब से शुरू हो गया। तो ये बात जो है ये पार्टी फिल्म की हो रही है? जी, ये मेरी पहली फिल्म पार्टी थी। बीच में हम लोग एक ग्रुप भी चला रहे थे वहाँ पे, संभव नाम था उसका, थिएटर ग्रुप। लेकिन वो सब उम्मीद तो यही जवाब सुनने की है कि वहाँ आप डायरेक्शन कर रही थी? नहीं, वहाँ पे भी एक बार वो मेरे सर पे लग गया लेबल एक्टिंग का, तो मुझसे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। और पता नहीं क्यों लोगों ने ये मान ही लिया कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ। तो जब भी होता नहीं नहीं ये रोल तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, वो रोल तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, ऐसे ही चलता रहता था। मतलब जो डायरेक्शन वाला ड्रीम है वो धीरे से पीछे खिसकता चला जा रहा था और एक्टिंग की तरफ आपको जबरदस्ती लाया गया था? जबरदस्ती लाया गया। फिर एक्चुअली एक दो रोल मुझे ऐसे मिले जहाँ मुझे करना अच्छा भी लगा, जैसे कि तमस, जो कि बहुत ही करीब था मेरे वो सब्जेक्ट, उसको तो मैं ना नहीं कह सकती थी। और फिर अमित जी और रजनीकांत के साथ काम करने को तो कोई भी ना नहीं कह सकता। तो जब हम आई तो इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल पिकनिक।
लेकिन वहां भी मेरे साथ वही हुआ, मुझे 2 पन्ने का डायलॉग पहले दिन की शूटिंग में पकड़ा दिया गया। और मेरे पीछे बड़े बड़े कलाकार, रजनी गारू और अमित जी और गोविंदा जी, जिन्होंने 200 फिल्में की हुई थी, उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया गया, चलो अब ये तुम्हारा सीन है, तुम्हें लेक्चर देना है कादर खान जी को। तो मैं एकदम डर गई, लेकिन मैंने वो स्पीच तो अपने डिसिप्लिन जो था NSD का, उसकी वजह से रट ली थी आधे घंटे में। तो जब मैंने किया तो सारे यूनिट ने तालियां मारनी शुरू कर दी, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने मुकुल जी से कहा कि मुकुल जी ये तो पहला टेक था, मुझे एक मौका और दीजिए। उन्होंने बोला इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने मुझे दूसरा टेक भी करने नहीं दिया। तो वहां भी सबने तय कर लिया कि ये तो एक्ट्रेस है। उसके बाद फिल्म फेयर ने भी तय कर लिया कि आप बेस्ट एक्ट्रेस हैं। मेरे ख्याल से सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड था। हाँ, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ नॉमिनेशन था। मैं अवार्ड्स पे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कभी लाइफ में। मैं भी हमेशा ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन में ध्यान देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कैमरा फेस भी किया एज एन ऑडियंस, मुझे वहाँ पे एक कैमरा नहीं, मुझे वहाँ पे करोड़ों लोग नजर आते हैं। बहुत बढ़िया है। यहाँ हम की बात हो रही है तो हम का गाना सुनने की गुंजाइश बनती है। ठीक है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, सुनते हैं कि पूरे हम खानदान का गाना है। बिल्कुल सुनते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे है पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो
दीपा जी, 2 फिल्मों की हमने बातें की। एक तो तमस, जो पहले तो मेगा सीरीज की तरह आया लेकिन बाद में फिल्म में बदल गया, और हम की बात, हम का तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपने सुनाया। तमस में ओमपुरी और आप जैसे बड़े सितारे, और वो बहुत इंटेंस प्रोडक्शन था, उससे जुड़ी यादें हमारे साथ बांटिए। वो ये भीष्म साहनी जी ने जो लिखा है, ये एक हिला देने वाली किताब थी। और जिस तरह से गोविंद जी प्लान कर रहे थे इसको, ये मुझे कभी नहीं लगा कि कोई छोटा प्रोजेक्ट है, सीरियल है। उस जमाने में अगर आप देखें तो ये बड़ी फिल्म के जितना बजट था उसका। बहुत सी यादें उससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, और पंजाबियों के खानदान में, जैसे सब जानते हैं, नॉर्थ में हजारों किस्से ऐसे आते हैं आपके ग्रैंडफादर्स के साथ जो पार्टीशन के वक्त हुआ। तो वो सब कहानियां सुन सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं कि कैसे रातों रात घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा था, और बंटवारे के वक्त, और सबने जिंदगी कैसे दोबारा से शुरू की थी। तो तमस बहुत ही करीबी था, और बहुत ही इंटेंस सीन्स थे उसमें, बहुत ही ह्यूमन सीन्स थे। उस जमाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत कम हुआ करता था। तो मुझे याद है एक दिन बहुत ही फेमस शॉट भी है उस सीन का, जहाँ पे पूरा स्काई एकदम डार्क ब्लैक है, और ओमपुरी जो मेरे हस्बैंड का किरदार निभा रहे थे वो गायब है दंगों में, और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ कि कहीं मिल जाए। तो गोविंद जी ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि सब रेडी रहो, मॉनसून्स के वक्त हम ये शूट करेंगे। जिस दिन स्काई एकदम काला नजर आएगा उस दिन आपको आधे घंटे के अंदर स्टूडियो पहुंच के ये शॉट देना है। और सब कुछ ऐसे रेडी था कि जैसे कभी भी शूटिंग होगी उसकी। तो ट्रेंच बनी हुई थी, कैमरा ट्रैक लगा हुआ था। हम लोग को फोन आया कि आज एकदम काले बादल हैं, आज शूटिंग होगी इस सीन की। तो हम लोग पहुंचे। बहुत ही इंटेंस सीन था, जहाँ पे मुझे एक लाश मिलती है जो मेरे पति की है, जो दंगों में मारे गए थे। और उसी टाइम मेरे को लेबर पेन शुरू होता है, और वो जैसे ही हमने एक ट्रैक लगा के शॉट लिया, सारे बादल एकदम बरसने लग गए। तो वो एक टेक में, 1.5 टेक में वो सीन मुझे करना पड़ा। क्या बात है। तो काफी मतलब इंटेंसिव एक्सपीरियंस था। ओमपुरी से जुड़ी कोई याद अगर बांटना चाहें तो? ओमपुरी ने कभी मुझे ऐसा नहीं एहसास दिलाया कि मैं नहीं हूँ और वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। गोविंद जी के साथ आपने एक साथ बहुत सारा काम किया, पार्टी, आघात, तमस, उनके बारे में बताइए कि वो किस तरह के डायरेक्टर हैं और उनके साथ आपका किस तरह का तालमेल है। और अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता हो तो और मजा आ जाए। इंसिडेंट्स तो बहुत हजारों हैं, पता नहीं आप। मैं एक्चुअली क्योंकि दिल्ली में ही थी जब मैंने पहले पार्टी किया, फिर आघात किया, तब मुझे लगा कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ। उसी टाइम उस टाइम फिल्में बहुत फटाफट बनती थी, एक के बाद एक, ये तीनों बननी शुरू हो गई। कमाल की बात है कि एक साल में 84 में पार्टी, हाँ, 85 में आघात, हाँ, 86 में तमस। हाँ, तो जब तमस बनना शुरू हुआ तब मैंने तय किया कि मैं तो पूरी लाइफ एयरक्राफ्ट नहीं बता दूंगी आते जाते, तो मैं बम्बई ही शिफ्ट कर जाती हूँ। तभी मैं यहाँ पे मैंने कोशिश किया शिफ्ट करने का। तो गोविंद जी बहुत एक्टर्स डायरेक्टर हैं। मतलब अगर आपका सेंसिटिव सीन है तो वो आपको, मतलब जिससे बोलते हैं ना, गुलाब के पंखों पे बिठा के ट्रीट करते हैं, आपकी सेंसिटिविटी समझते हैं। बहुत एटमॉस्फेयर सेट पे ऐसा रखते हैं कि एक्टर डिस्टर्ब ना हो। मुझे याद है एक इंसिडेंट पार्टी के टाइम पे एक सीन था जहां मैं बाहर रोते रोते गार्डन में आके बैठती हूँ और ब्रेक डाउन होता है। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि ये कैसे करूंगी। तो गोविंद जी पहला ही आधा घंटा मेरे मेकअप रूम में आए, बोले कि जब भी तुम रेडी हो मुझे बताना, हम कैमरा सारा यूनिट रेडी है, बिल्ड अप योरसेल्फ एंड टेल मी व्हेन यू आर रेडी। तो वो मुझ पे और प्रेशर पड़ता गया कि माय गॉड 70 लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो जितना सेंसिटिविटी दिखाए मैं उतनी डरती जाऊं कि कैसे होगा ये सीन। तो मैंने सीन किया किसी तरह, तो उन्होंने बोला 1 मोर। फिर उन्होंने दोबारा से वो सीन किया, तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत ही बुरा किया होगा। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई कि दोबारा लेना पड़ा, तो आई वाज नॉट गुड। तो मैं गाड़ी में बैठ के जब जा रही थी तो गोविंद जी ने गाड़ी रोकी और मुझे बोला थैंक यू। तो मैं उन दिनों भी एक्चुअली दिल्ली में रहती थी, तो मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी उनकी, रेखा, उनके घर पे रह रही थी। तो मैंने रेखा से कहा कि मैंने बहुत बुरा किया ना आज, गोविंद जी एक्चुअली आके थैंक यू बोले, सार्कास्टिक होंगे ना वो। तो शी सेज आर यू मैड। वो कह रहे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा पहला टेक इतना अच्छा था कि वो कैमरा के पीछे रोने लगे थे, तो उन्होंने बीच में सेकंड टेक में एक ब्रांच डाली ताकि थोड़ा डिस्टेंस रहे, ताकि वो नहीं चाहते थे कि ऑडियंस रोए, वो चाहते थे ऑडियंस देखे ये सीन, ऑडियंस इन्वॉल्व ना हो इस सीन में। वाह। तो
तो पता नहीं मतलब हम लोग क्या सोचते हैं क्या होता है। क्या बात है, बड़ा मजा आया ये बातें सुन के। और इससे एक अभिनेत्री के तौर पर आपकी काबिलियत को जानने का मौका मिला, और एक डायरेक्टर के तौर पर गोविंद निहलानी की जो सेंसिबिलिटी है वो भी सामने आती है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कुछ और दिलचस्प बातें की जाएंगी। अब मैं आपके लिए बजाना चाहूंगी जो एक्चुअली केतन मेहता और मेरा दोनों का एक मोटो है, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या बात है, सुनते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दीपा जी, केतन जी की बात पर ही मैं आ रहा था, और आपने एक ऐसा गाना बजवाया जो आप दोनों का मोटो है। केतन जी से कब मुलाकात हुई थी, और वो जो क्लिक मोमेंट होता है ना, वो कब आया था, कैसे ये सब हुआ? केतन जी एनएसडी आए थे एक वर्कशॉप करने। वो बहुत लेजेंडरी डायरेक्टर, न्यू अपकमिंग जीनियस माने जाते थे। उनके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल आते थे, लेकिन जैसे कि हर फिल्म में होता है, हमारी शुरुआत भी लड़ाई से हुई। अच्छा। तो बट ही वॉज माई टीचर देन। एक हम लोग वर्कशॉप में हमने एक प्ले किया, किसी एक फूल का नाम लो। उसके बाद मेरी उनसे कुछ 3-4 साल मुलाकात नहीं हुई। फिर एक दिन मैं स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी, किसी ने कहा कि केतन मेहता आपसे मिलने आए हैं। तो आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज एंड आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही केम एंड सेड कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, हीरो हीरा लाल, और मेरा जो फेवरेट किरदार है उसमें फीमेल्स का, वो इफ़ यू वुड लाइक टू डू इट इज़ योर्स।
तो बस मेरी तो क्या बोलते हैं बल्ले बल्ले हो गई। एंड हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम लोग क्रिएटिवली एक दूसरे को हमेशा प्रीएम्प्ट करते थे, जैसे अच्छा अब ये सीन करना है, ऐसे ना अगर ये कैरेक्टर इस टाइम उधर चले तो तुमको कैसे पता, इस तरह की बातें बहुत होती थी। तो वी वर वेरी मच इन ट्यून कि कैसे हम सीन्स को देखते हैं, वर्ल्ड व्यू हमारी एक जैसी थी। और आई थिंक हमारे कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से बहुत अलग होके भी बहुत मिलते थे, क्योंकि हम दोनों ही जिंदगी को एक एडवेंचर की तरह मानते हैं। और हमें दोनों को ही ज्यादा पैसे से प्यार नहीं है, जिम्मेदारी जरूर है कि किसी के पैसे हैं तो रिटर्न होने चाहिए जो फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हमें वो ग्रीड नहीं है। हम दोनों ही जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि क्या पता कल जिंदगी ना रहे, तो वो एक एडवेंचर स्पिरिट है दोनों में। आई थिंक इसीलिए हम दोनों की बनती है। क्या बात है। लेकिन आपने झगड़े वाली बात नहीं बताई। आई थिंक झगड़ा तब होता है जब आपकी वर्ल्ड व्यू ना मिले। नहीं, झगड़े से शुरुआत वाली बात। वो थोड़ी वो मैं किसी फिल्म में डालूंगी, ऐसे ही नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आपकी उस फिल्म का हम इंतजार करेंगे। ये बताइए कि माया मेम साहब आपके लिए और केतन जी के लिए और दर्शकों के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म रही है। इसके कंसेप्ट और इसकी शूटिंग से जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो? माया मेम साहब हमारी पहली प्रोडक्शन थी, क्योंकि हम दोनों ने तय किया कि बस फिल्में बनती हैं और बहुत सी लागत के बावजूद वो पिटती भी हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। तो और क्योंकि जिंदगी का कुछ जैसे कि हम दोनों मानते हैं कि कोई प्रेडिक्टेबल क्वालिटी तो है नहीं जिंदगी, तो अगर मरना ही है तो अपनी मौत ही मरे। अच्छा काम करें। तो नहीं, किसी और की फॉर्मूला से क्यों मरे। कोशिश तो यही रहेगी। तो हमने तय किया कि हम खुद ही प्रोडक्शन कंपनी खोलेंगे। तो जो भी हमारे पास पैसे थे, जो 2-4 साल मैंने काम किया था, उन्होंने किया था, हमने उसको मिला के अपनी पहली फिल्म बनानी चाहिए। जो केतन, उस टाइम तो मैं नहीं डायरेक्ट कर रही थी, तो केतन जी ने माया मेम साहब बनाना चाहा। मुझे नहीं लगता था उस टाइम कि मैं ये रोल कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल था वो। मुझे लगा कि मुझे 3-4 साल रुकना चाहिए, मुझे इतनी समझ शायद नहीं है चीजों के बारे में। तो केतन जी ने कहा कि अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे नहीं पता और कौन कर सकता है ये रोल, तो इफ यू आर नॉट रेडी तो हम 2-3 साल बाद बनाएंगे ये फिल्म। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अगर एक डायरेक्टर को इतना फेथ है तो मुझे भी होना चाहिए। तो उस तरह से ही वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हाँ, इस किताब की बात पहले मैंने एक बार की थी, वो इस फिल्म के संदर्भ में नहीं की थी। वो किसी एक फूल का नाम लो जब हम कर रहे थे, तो एक इमेज थी उसमें जो मैंने केतन जी से कहा था कि मादाम बावरी में एक बहुत खूबसूरत इमेज है, एज ए कैरेक्टर मैं उसे यूज करना चाहूंगी। तो उसी संदर्भ में उन्होंने पढ़ी थी, तो उन्हें नॉवल बहुत पसंद आई। देन ही वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन इट। कितना मुश्किल था आपके लिए वो रोल? आपने बताया कि आप तैयार नहीं हो रही थी और केतन जी ने आपको इंसिस्ट किया। मुश्किल बहुत था, लेकिन बहुत ही सैटिस्फाइंग रोल था। क्योंकि जैसे कि एक दिन मैं अमित जी से पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी फिल्म है आपने जो की है आपने की 300 फिल्मों में से जिसमें आपका पूरा विश्वास हो, यकीन हो। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने एक तो की है, माया मेम साहब, क्योंकि एक एक डायलॉग जो है उससे मैं एग्री करती हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे सपनों को छूते ही उनका रंग की उड़ जाता है। क्या बात है, सुंदर है। ऐसे सितांशु यशस चंद्र और केतन जी ने इतने खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं उसमें कि एक एक डायलॉग पे वो कह सकते हैं कि हाँ, आई बिलीव। मुझे लगता है मुझे ये कहना चाहिए कि माया मेम साहब एक फिल्म नहीं है, बल्कि सेल्यूलॉइड पर लिखी गई एक पोइट्री है। शुक्रिया। आप एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार केतन जी और मैं गए थे गौमुख ये देखने की गैंजीज का ओरिजिन कहाँ होता है। वाह वाह। तो वो 18 किलोमीटर की ट्रैक में 2 साधु बैठे हुए थे और कोई नहीं था आसपास। 2 साधु बैठे थे और वो कुछ, मैं जैसे क्रॉस की उन्हें, वो बोले माया। तो मैंने बोला ये इस हाइट पे बैठे हैं साधु, माया मोह माया की बात कर रहे होंगे। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा माया मेम साहब। क्या बात है। तो या वो फिल्म काफी दूर तक पहुंच गई, काफी हाइट्स पे पहुंच गई और मेरा नाम ही कईयों ने सोचा कि माया है। एक हसी निगाह का दिल पे साया है, एक हसी निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है, ये माया है। एक हसी निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है,
एक हंसी निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है, कैसी माया है, ये माया है, आ हा हा, आ हा। तेरी नीली आँखों के भंवर बड़े हसीन हैं, डूब जाने दो मुझे, ये ख्वाबों की ज़मीन है, ये ख्वाबों की ज़मीन है, उठा दो अपनी पलकों को, ये पर्दा क्यों गिराया है, एक हंसी निगाह का दिल पे साया है। दीपा जी, मैं जब थोड़ी खोजबीन कर रहा था तो मुझे पता चला कि ओ डार्लिंग ये है इंडिया का स्क्रीन प्ले आपने लिखा था। लिखने वाला जो शौक है वो, उसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा माया मेम साहब के दौरान मैं ट्रेन से गिर गई थी, तो शायद एक मेरा स्क्रू ढीला हो गया था। तो लेटे लेटे कुछ कर 6 months आई वॉज बेड रिडन। तो लेटे लेटे मेरी एक असिस्टेंट थी उस टाइम, पार्वती, जो अब खुद फिल्म डायरेक्टर हो गई है। हम दोनों ऐसे ही टाइम पास के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन वो कई लोगों को पसंद आया। तो वो शाहरुख जी ने भी एग्री किया उसमें एक्ट करने के लिए। लेकिन जैसी जैसी शूटिंग करीब आई मुझे लगा कि शायद ये स्क्रिप्ट एक सटायर है, और सटायर जो है उसके लिए हमारी ऑडियंस अभी तैयार नहीं है। तो मैंने केतन जी से कहा कि मुझे लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सा सटायर है, इसे शायद हमें नहीं करना चाहिए अभी। तो बोले कि नहीं, वो एक बार वो जो व्हील मोशन में आ गई है वो अब रुक नहीं सकती, अब तो ये होके रहेगी। तो वो फिल्म बनी, लेकिन कुछ हद तक ऑडियंस ने गलत समझा उस फिल्म को। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगी कि उस वक्त भी कैलकाटा फिल्म जर्नलिस्ट ने उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया, और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया। तो कई रीजन्स में वो फिल्म बहुत अप्रिशिएट हुई एज इंडियाज फर्स्ट सटायर। इसके बाद आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी? नहीं, इसके बाद मैंने टेलीविजन के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे थे, एक्स जोन वगैरह के लिए। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है रानी झांसी पे, लेकिन वो बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए शायद मुझे कुछ रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसमें वो हीरो बेस्ड नहीं, हीरोइन बेस्ड है। तो सब हमारे यहाँ हीरो बेस्ड चीजों की आदत है। जी, हमें पूरी इंडस्ट्री को हीरो बेस्ड चीजों की ही आदत है, तो उसके लिए जब हमारी तरफ पाला पलटेगा तो हम बनाएंगे उसे। जी, एक चीज ये है कि इस पूरे इंटरव्यू में जो बात उभर के आई वो ये कि आप एक्ट्रेस के बजाय डायरेक्टर बनने पर ज्यादा जोर दे रही थी, वो ड्रीम कहीं रह गया था। फिर क्या किया आपने? डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन ये जो डायरेक्टर वाली अर्ज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया? सब कुछ अपने वक्त से ही होता है, तो अभी होना था शायद, क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था नाना पाटेकर जी और हेमा मालिनी के साथ, जो एग्री भी कर गए थे वो, लेकिन शूटिंग से 4 हफ्ते पहले रिसेशन एकदम हमारे सर पे टूट पड़ी, और सारे प्रोजेक्ट्स, उस टाइम आई थिंक कुछ 100 प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए थे, उनमें से मेरा भी था एक। फिर मैंने सोचा कि अभी पूरा हमारा ऑफिस में कुछ एक डिप्रेशन सा छा गया था, क्योंकि जब इतने पास आके प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तो मैंने सबसे बोला कि डिप्रेस मत हो, चलो हिमाचल जाते हैं, छुट्टी मनाएंगे और रास्ते में एक फिल्म शूट करेंगे। तो हम लोग ने एक्चुअली ऐसे ही मस्ती में एक फिल्म शूट की है जिसका नाम है तेरे मेरे फेरे। बहुत ही खूबसूरत जगहों पे शूट हुआ है, और ये रोड मूवी है मेरी पहली डायरेक्शन में, जिसमें विनय पाठक और रिया सेन हैं, और 2 नए लोग हैं, साशा गोराडिया और जागृत देसाई। और ये बहुत ही एक हल्की फुल्की फिल्म है मैन वुमन रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी कि कुछ 2 लाख साल पहले इंसान धरती पे आ गया था, और 2 लाख सालों की
प्रैक्टिस के बावजूद वो एक छोटी चीज नहीं समझ पा रहा है। मतलब वो चांद तक पहुंच गया है, वो अकेले बच्चे पैदा करना सीख गया है, लेकिन एक छोटी चीज नहीं समझ पा रहा है कि औरत और मर्द साथ में मिलकर बिना लड़े कैसे रहें। तो अच्छी बात है। ये कहानी उसी पे है कि ये क्यों लड़ते हैं, जो हस्बैंड वाइफ लवर्स, मैन वुमन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लड़ते क्यों हैं इतना? कोई सॉल्यूशन मिला आपको? सोल्यूशन 2 लाख की इंसानियत नहीं ढूंढ पाई, मैं कैसे ढूंढूंगी? लेकिन शायद आपको इसमें अपनी कुछ छवि नजर आए। बहुत बढ़िया। तो आप देखें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गाना सुना जाए यहाँ पर। जी, जो भी है मतलब डरना नहीं चाहिए, चाहे वो जंग से हो या प्यार से हो। तो प्यार किया तो डरना क्या। सुनते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दीपा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रही थी कि लड़ाई झगड़े की बात आप कर रही थी। जी। एक पुरुष और महिला के बीच की लड़ाई की बात हो रही थी। अब मैं आपसे एक, पता नहीं ये सवाल आप इसको पेचीदा कहें या डिफिकल्ट कहें, एक डायरेक्टर, और वो भी केतन मेहता जैसे डायरेक्टर की एक्ट्रेस और राइटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वाइफ होने का क्या मतलब है? कितना डिफिकल्ट है ये आपके लिए? हम लोग सब मल्टीटास्किंग के जमाने से हैं, यू नो। एक ही वक्त पे 4 फाइलों पे हम काम करते हैं, और हमारे में बहुत इंसान रहते हैं हमारे दिमाग के अंदर ही, कोई एक मैं तो है नहीं, आपको भी लगेगा। इसीलिए एक्चुअली फिक्शन इतना पॉपुलर है, क्योंकि लोगों के अंदर एक जो किरदार, हजारों किरदार छुपे रहते हैं, उन्हें देखने का, आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है उससे। बहुत सही। तो हम लोग जो है वो बेशर्मी से इंडल्ज करते हैं खुद को, कि नहीं, मैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये भी कर सकती हूँ। किसने कहा कि टेलीविजन जो है वो फिल्मों के साथ नहीं जाता, या किसने कहा कि जो आदमी लिखता है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी बन चुके हैं। मेल ब्रुक्स, मेल गिब्सन, कितने सारे ऐसे हैं जो एक्टर्स भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं। तो आई थिंक हमें हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इस टाइम पे हम लोगों की जिंदगी है जहाँ पे एक खुली छूट है अपने आप से एक्सपेरिमेंट करने की, जहाँ 5 मिनट लोगों को याद रहता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके बेटे नहीं हैं या उस खानदान से नहीं हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। बहुत सही। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और एज फार एज केतन और मैं सेम प्रोफेशन से हैं, उसका सवाल है, तो
हम बहुत ही प्रोफेशनल हैं। इनफैक्ट जब केतन और मैं एक ही फिल्म में साथ में काम कर रहे होते हैं तो हम उसी शहर में भी होके हम अलग अलग होटल्स में अलग अलग कमरों में रहते हैं, क्योंकि उसका टाइमिंग अलग रहता है, मेरा टाइमिंग अलग रहता है। तो जानते हैं फिल्म मेकिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब फिजिकली स्ट्रेनुअस काम होता है। आप कभी सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो उनके हमारे टाइमिंग्स मैच नहीं करते, तो हम लोकेशन भी अलग गाड़ियों में जाते हैं, इंटरेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या फादर डॉटर सिस्टर किसी भी पूछ लीजिए आप, कुछ ऐसा दखल नहीं रह पाता है, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। झगड़ों को कैसे डील करते हैं? झगड़े अगर होते, एक्चुअली झगड़े तो नहीं होते, लेकिन डिसएग्रीमेंट अगर होती है प्रोफेशनल लेवल पे तो उसके बारे में बात करते हैं कि आई डोंट एग्री, बट एज अ प्रोफेशनल, सपोज एज अ प्रोड्यूसर कभी कभी आई हैव टू टेक द कॉल, समटाइम्स एज अ डायरेक्टर ही हैज टू टेक द कॉल। तो वो डिफाइंड रहता है रोल कि ये कौन सी प्रोड्यूसर की कॉल है और कौन सी डायरेक्टर की कॉल है। आई विल नेवर टेल हिम शॉट कैसे लेना है, बट ही कैन नॉट टेल मी कि अभी ये सेफ है या नहीं है, बिकॉज दैट्स अ प्रोड्यूसर्स कॉल, या बजट के ऊपर जो भी इश्यूज है। तो हमारे एरियाज बहुत डिफाइंड रहते हैं। दीपा जी, जिस तरह की फिल्में 80s और 90s में बन रही थी, या जिस तरह की फिल्मों से आपकी शुरुआत हुई थी, जिसको मीनिंगफुल सिनेमा हम कहें तो शायद बेटर होगा, ये बताइए कि आज के जमाने में क्या इतने मीनिंगफुल सिनेमा की जगह नहीं बनती? आई थिंक हिस्ट्री साइकिल से तो गुजरती रहती है। आजकल जो ऑल्टरनेटिव सिनेमा है उसका डेफिनेशन बदल चुका है। जैसे कि अब वैम्प नहीं है, हीरोइन नहीं है, लोग अपने ही अंदर किरदार ढूंढ रहे हैं। वैसे फिल्में जो हैं, जैसे राजू ईरानी की फिल्म है, वो बहुत मीनिंगफुल हैं। उसको आप नहीं कह सकते ये कुछ कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज है। तो आई थिंक लकीली आजकल हर तरह की ऑडियंस को रीच करने का मौका है और हर तरह की फिल्म चल भी रही है, अगर फिल्म अच्छी है ऑब्वियसली। तो जी, आजकल आप ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रही, बहुत समय से नजर नहीं आई, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मुझे डायरेक्टर ही बनना है इसलिए जैसे कि मैं ऐसी मजाक में कह रही थी कि खुद नाचने से दूसरों को नचाने में ज्यादा मजा आता है डायलॉग है तो इसका मतलब एक्टिंग अभी साइड लाइन हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। मेरा एक ही मन था एक रोल करने का, वो कि मुझे इंदिरा गांधी का रोल करना था तो अगर हुई तो हुई, नहीं तो यहाँ एक और गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं मेरे बहुत ही एक फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार, उनका जो सबसे एक टंग ट्विस्टर गाना है इना मीना डिका। इना मीना डिका डायडामेनिका मागा नागा नागा डिका बिका रिका इना मीना रिका डिका डे डायडामेनिका मागा नागा डिका बिका रोला रिका राम पम पोच दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है यही तो है वो इना मीना डिका डायडामेनिका मगा नागा नागा डिका बिका रिका इना मीना डिका डिका डे डायडामेनिका मगा नागा डिका बिका रोला रिका राम पम पोच। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी मेरी प्यारी इना मीना डिका डायडामेनिका मगा नागा नागा डिका बिका रिका इना मीना डिका डिका डे डायडामेनिका मगा नागा डिका बिका रोला रिका राम पम पोच। ये बताइए कि जब आप फिल्म्स में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती तब क्या कर रही होती हैं? मैं ट्रैवल
बहुत करती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, कॉल्ड कंप्यूटर फ्रीक। मेरा एक एनिमेशन का स्टूडियो है जिसकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं लेकिन करनी तो पड़ती है। स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम जाता है और ट्रैवलिंग में। बाकी टाइम आई एम अ ग्रेट एनिमल लवर। तो मेरी सोसाइटी में 4-5 अनाथ बिल्लियां हैं। मैं ऑब्सेसिवली उन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाती हूँ। अगर उनको कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मुझे ये जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनसे बहुत बहुत लगाव है। क्या बात है, बहुत कुछ दिलचस्प पहलू आपके जानने को मिले और उम्मीद है कि आगे आपसे और भी मजेदार बातें फिर कभी होंगी। एक बहुत अच्छे कन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती की और मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। चली गई जो मन चली, पुकारूंगा गली गली, बोले कि मेरी जिंदगी चली चली उधर चली, वो रूठी रूठी रहती है, बहुत बहुत मनाया है, वो रूठी रूठी रहती है, बहुत बहुत मनाया है। रूठी नहीं, खुश होकर गई हैं, और तब तो और खुश हो जाएंगी जब आप खत लिखकर बताएंगे कि कैसा लगा हमारा आज के मेहमान कार्यक्रम। दीपा साही से बातचीत की यूनुस खान ने, रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तलवड़कर, इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम।